हेलो यंग एंड एनर्जेटिक फ्रेंड्स। मैं जितेंद्र गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं समझ सकता हूं आजकल आप बिजी होंगे अपने फर्स्ट टर्म की तैयारी में, और आप जानते हैं फर्स्ट टर्म में आपका एमसीक्यूज ही आने वाले हैं, राइट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे इस बार। तो अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में या फिर अक्टूबर में आपके एमसीक्यूज का फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा और आप उसी की तैयारी में बिजी होंगे अभी। तो बच्चों, आपकी मदद करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, और ये क्वेश्चंस आपके पास भी होंगे, आपने हो सकता है कर रखा हो इन्हें। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टोटल 21 क्वेश्चन है, क्लास 9 लेवल का आज मैं लेकर आया हूं। टॉपिक है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो अगर आप कर चुके हैं प्रैक्टिस या अगर आपने अभी तक नहीं किया, दोनों ही केसेस में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आप कर चुके हैं प्रैक्टिस तो मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर मैच कर रहा है मेरे आंसर के साथ, और लॉजिक भी मैच कर रहा है। जो मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा उसकी भी मैचिंग आप करवाएंगे, राइट बच्चों। और अगर आपने अभी तक नहीं की तैयारी, फिर तो आपके लिए ज़्यादा ही यूजफुल है ये, ठीक है। तो आपको इसमें कंसेप्ट भी मिलेंगे, मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा एक एक क्वेश्चन वाइज, और सॉल्यूशन भी आपको दिखाऊंगा। बच्चों, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये ना सिर्फ क्लास 9 के बच्चों के लिए बल्कि उन बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए या किसी और एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी स्कूल में एडमिशन के लिए, उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे कुछ एग्जाम में आपको एग्जाम्पल में दे सकता हूँ, एनडीए, एयरफोर्स, रेलवेज, सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एंड अदर्स, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करना है इस वीडियो में, आप अपनी इस वीडियो से पढ़ाई कैसे कर सकते हैं और कैसे अधिक फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ वॉच करने से आपका फायदा ज़्यादा होगा नहीं, सिर्फ वॉच नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ वॉच ही कर पाएंगे तो बहुत थोड़ा सा फायदा आप उठा पाएंगे बच्चों। अगर आप इसका अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठिए, हेडफोन लगाकर रखिए ताकि बाहर की आवाज़ें आपके कान में ना जाए, बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे मैं आपको दिखाता जाऊंगा, जैसे ही क्वेश्चन आया पॉज करिए वीडियो, उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व करिए, अपना आंसर फिक्स करिए, उसके बाद रिप्ले करिए, मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए, आंसर को देखिए, मैथ्स करवाइए, उस पर मार्किंग करिए, हर क्वेश्चन का 1 मार्क बनाइए अपने लिए, ठीक है। अगर बिल्कुल सही है तो 1 मार्क। अगर आपको लगता है कि तुक्के में आपका आंसर मैच तो कर गया है बट लॉजिक आपका मैच नहीं कर रहा, आपके पास वो लॉजिक नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूं, तो उसका नंबर मत लगाइए उसमें, ठीक है, क्योंकि आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। चलिए शुरू हो जाते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों आज का, इंस्ट्रक्शन ये है, राइट द करेक्ट आंसर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको सब में करेक्ट आंसर ही चुनना है, जाहिर है एमसीक्यू है तो यही काम करेंगे। क्या कहता है, एवरी रेशनल नंबर इज, सभी रेशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, इंटीजर होते हैं, रियल नंबर होते हैं या फिर होल नंबर होते हैं। तो इसमें नंबर सिस्टम का आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं एक बार। मान लीजिए एक ये बड़ी सी दुनिया है नंबरों की, नंबरों की दुनिया। कौन से नंबरों की दुनिया है ये है रियल नंबरों की दुनिया, ठीक है बच्चों। वास्तविक संख्याओं, रियल नंबर्स की एक दुनिया है ये। इस पूरे रियल नंबर की दुनिया को अगर हम कैटेगराइज करें तो हम 2 कैटेगरीज बना सकते हैं बच्चों। एक कैटेगरी बनेगी इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, दूसरी कैटेगरी बनेगी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। यानी कि कुछ रियल नंबर इर्रेशनल होते हैं और कुछ रियल नंबर रेशनल होते हैं। अब अगर हम आगे चल के और ज्यादा कैटेगरीज बनाने की कोशिश करें तो हम रेशनल नंबर की और कैटेगरीज बना सकते हैं, इनकी और कैटेगरीज नहीं बना सकते। रेशनल की अगर कैटेगरीज बनाए तो कुछ रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो कहलाते हैं इंटीजर। क्या कहलाते हैं, इंटीजर, ठीक है बच्चों। कुछ रेशनल नंबर इंटीजर कहलाते हैं। अब इन इंटीजर्स में से कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं बच्चों जो कहलाते हैं होल नंबर। क्या कहलाते हैं, होल नंबर।
अब इस होल नंबर की दुनिया में अगर मैं 0 को अलग कर दूं तो बाकी के सारे ही होल नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने यहां पर कैटेगरीज बना ली है नंबरों की। रियल नंबर की पूरी दुनिया दो भागों में बट गई, इर्रेशनल और रेशनल। रेशनल, कुछ रेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो इंटीजर कहलाते हैं। तो ये जो सबसे बाहर का यहाँ सर्कल दिख रहे हैं आप, ये इंटीजर की दुनिया है। अब उस इंटीजर की दुनिया में कुछ इंटीजर्स ऐसे होते हैं जो होल नंबर होते हैं, होल नंबर। अब होल नंबर वाला जो ये सर्कल है इंडिकेट कर रखा है यहाँ पर, उसमें से अगर मैं सिर्फ 0 को अलग हटा दूं तो बाकी के जितने भी होल नंबर्स होते हैं उनकी दुनिया को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इस जानकारी के बाद हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एवरी रेशनल नंबर इज, सभी रेशनल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, रेशनल नंबर इस खाली जगहों में भी तो कहीं ना कहीं है। मैंने बोला कि कुछ रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं, कुछ इंटीजर होल नंबर होते हैं और कुछ होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। यानी कि सारे के सारे रेशनल नंबर ना तो नेचुरल हो सकते हैं, देखिए ये खाली स्पेस यहाँ आप देख रहे हैं, ये खाली स्पेस रेशनल नंबर का, वो नेचुरल वाले सर्कल के अंदर नहीं है, राइट। तो सभी रेशनल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते, इंटीजर नहीं हो सकते, रियल नंबर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। सभी रेशनल नंबर को हम रियल तो बोल ही सकते हैं क्योंकि रियल के दुनिया के अंदर ही वो आते हैं। ठीक, तो सही ऑप्शन है इसका सी। अगला क्वेश्चन कहता है बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स के बीच में देयर आर नो रेशनल नंबर, एक भी रेशनल नहीं होता। देयर इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर, एक ही एग्जैक्टली रेशनल नंबर होता है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स, बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। और लास्ट में क्या कहता है? देयर आर ओनली रेशनल नंबर एंड नो इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एक ही रेशनल नंबर होगा और एक भी इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। ये चार स्टेटमेंट्स हैं और हमें इसमें करेक्ट आंसर ढूंढना है बच्चों। करिए अटेम्प्ट। तो बच्चों इसको समझने के लिए मैं एक नंबर लाइन यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। यह नंबर लाइन भी रियल नंबर लाइन है, वास्तविक संख्याओं को दिखाने के लिए। मान लेते हैं यहां एक रियल नंबर है, रेशनल नंबर है ए, यहां एक और रेशनल नंबर है बी। दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। यहां से यहां के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइट अनगिनत पॉइंट्स हैं बच्चों। और जितने पॉइंट्स हैं उतने नंबर्स हैं। तो उनमें से कुछ पॉइंट्स रेशनल को भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और कुछ इर्रेशनल को भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इस हिसाब से तो ऑप्शन सी सही है बच्चों। ऑप्शन सी क्या कहता है? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं, यही कह रहा है। तो ये सही कह रहा है। पहला क्या कह रहा है? देयर इज नो रेशनल नंबर, एक भी रेशनल नहीं है, गलत है ये। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है फैक्ट, दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्या कहता है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी। अब देखिए यहां पर बात हो रही है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की। इस क्वेश्चन का आंसर तो हम तभी दे सकते हैं जब हम डेसिमल्स की कैटेगरीज को समझते हैं, डेसिमल को हम समझते हैं। अगर मैं कैटेगरीज बनाकर दिखाऊं आपको तो डेसिमल नंबर यहां पे है, इसकी दो कैटेगरीज हम बना सकते हैं बच्चों। एक कैटेगरी बना सकते हैं वो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग। और दूसरे वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब? टर्मिनेटिंग का मतलब जो डेसिमल के बाद एक डिजिट या दो डिजिट या 3 या 4 या 5 मतलब कुछ दूरी तक जाकर रुक जाता हो, वहां पे फिनिश हो जाता हो। फॉर एग्जाम्पल आप 0.5 लिख लीजिए, देखिए एक ही डिजिट पे जाके खत्म हो गया। 0.35 लिख लीजिए, एक ही डिजिट पे खत्म हो जाता है। 0.235 लिख लीजिए, 3 डिजिट पे खत्म हो गया। ये सभी टर्मिनेटिंग है।
नॉन टर्मिनेटिंग कैसे दिखते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं जैसे कि 0.35, 35, 35 एंड सो ऑन, अनगिनत चलते रहते हैं, कभी खत्म ही नहीं होते। ठीक है, इस तरह के नंबरों को हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब बच्चों ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं इनके भी दो कैटेगरीज बनते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। रेकरिंग को आप रिपीटिंग भी कह सकते हैं बच्चों। तो टोटल कितने कैटेगरीज बनाए हमने? 3 कैटेगरीज, टोटल 3। एक ये टर्मिनेटिंग, दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग मतलब रिपीटिंग, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रेकरिंग। ये नंबर कैसे होते हैं जरा देखिए। नॉन टर्मिनेटिंग के होते हैं लेकिन साथ में रेकरिंग होते हैं, जैसा कि ये नंबर है 0.35, 35, 35, 35 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग भी है, खत्म नहीं हो रहा कभी, और इसमें कुछ रिपीट होता हुआ आपको दिख रहा होगा। 35, 35, 35 बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें 3 या 4 डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं, 0.235, 235, 235, 235 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग कैसा होता है? 0.10, 100, 100, 140 एंड सो ऑन। देखिए इसमें ना ही ये टर्मिनेट हो रहा, ना ही ये खत्म हो रहा, और ना ही रिपीट हो रहा है। इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है ना। रिपीट होने का मतलब आप समझ लीजिए बच्चों, रिपीट होने का मतलब कि कोई नंबर बनेगा, जैसे 35 है तो 35 हो गया, 35 बार बार आएगा। या फिर 235 का 3 नंबरों का एक 3 डिजिट्स का एक नंबर बन रहा है 235, तो ये 235 जो है बार बार आएगा, उसको कहते हैं रिपीटिंग। यहां पर देखिए पहले 10 आया, उसके बाद 1 तो आया लेकिन 2 zeros आ गए। इस बार 10 नहीं 100 आ गया, उसके बाद 100 नहीं 1000 आ गया। मतलब कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, तो टोटल 3 टाइप के हमने डेसिमल्स यहां पर सीखे। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्या कहता है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। अच्छा, एक चीज और हम समझ सकते हैं, ये जो बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं ये रेशनल होते हैं। क्या होते हैं ये? रेशनल। ये वाला भी रेशनल ही होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और अगर रिपीटिंग है इसमें तो ये रेशनल होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, ना तो ये टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, इसको बोलते हैं इररेशनल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आप दे सकते हैं आंसर। क्या कहता है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है, लेकिन ये वाला कभी नहीं होता, वो रेशनल होता ही नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमने आंसर ढूंढ लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर्स। 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इनमें से क्या हो सकता है? हमेशा इरेशनल, हमेशा रेशनल, हमेशा एक इंटीजर, कभी कभी रेशनल, कभी कभी इरेशनल। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो देखिए इसके लिए मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स दिखाता हूं बच्चों। इरेशनल नंबर, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं बच्चों, √2, √3, √5, √6, √7, ऐसे नंबर्स रूट के अंदर आ जाएं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। √4 को इरेशनल नहीं कहते बच्चों, √9 को इरेशनल नहीं कहते, √16 को इरेशनल नहीं कहते। ये सभी रेशनल होते हैं, याद रखिएगा, ये सभी रेशनल होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है रूट में तो इनको रेशनल बोलेंगे, लेकिन ये ऊपर वाले में सभी क्या हैं? इरेशनल। ठीक है बच्चों, इरेशनल। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए हम 2 इरेशनल नंबर लेते हैं। एक तो लेते हैं √2, दूसरा भी √2 ही लेते हैं बच्चों।
√2 को √2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है। जब ये स्क्वायर हो जाएगा बच्चों तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कैंसिल कर देते हैं, बदले में आपको मिलता है 2। ये तो हो गया रेशनल। क्या हो गया ये? रेशनल। तो दो अलग अलग हमने इर्रेशनल नंबरों का प्रोडक्ट किया और रिजल्ट मिला रेशनल। इस हिसाब से तो लगता है कि बी ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑलवेज अ रेशनल। लेकिन नहीं, रुक जाइए, इतनी जल्दीबाजी नहीं। सिर्फ एक एग्जांपल को देखकर हम ये कैसे बता सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है। अब हम डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम √2 के साथ एक डिफरेंट नंबर √3 ले लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा? √2 है, √3 है, तो रूट के अंदर आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये तरीका होता है। मिला आपको √6। √6 भी तो इर्रेशनल नंबर है, राइट बच्चों? √6 भी इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब अब हमें कंक्लूजन निकालने में शायद दिक्कत नहीं होगी। हमने देखा पहली बार हमने दो इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, हमें मिला एक रेशनल। दूसरी बार जब हमने दो इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, हमें मिला इर्रेशनल। तो क्या जवाब दे सकते हैं? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समटाइम्स रेशनल, समटाइम्स इर्रेशनल। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन हमारा, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज। √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इस बारे में बात हो रही है बच्चों। अभी पिछले पेज में हमने डिस्कस किया कि √2 क्या होता है? इर्रेशनल होता है। √2 होता है इर्रेशनल। और इर्रेशनल के अगर है तो इसका डेसिमल कैसा होगा? इसका डेसिमल होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, और नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, नॉन रेकरिंग। तो बच्चों जो नंबर इर्रेशनल है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम इसका आंसर दे सकते हैं। हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, राइट? ये जानकारी आ गई। कहता है √2 का डेसिमल एक्सपेंशन इनफाइनाइट, अफाइनाइट डेसिमल। फाइनाइट मतलब, फाइनाइट का मतलब कि टर्मिनेटिंग, जो डेसिमल के कुछ दूर चलकर रुक जाता हो, है ना, 3 या 4 या 5 डिजिट चलकर रुक जाता हो। तो फाइनाइट डेसिमल तो ये हो नहीं सकता बच्चों, क्योंकि इर्रेशनल है तो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये इनफाइनाइट चलेगा, फाइनाइट नहीं हो सकता। ये वाला एग्जांपल देखिए, ये आंसर, ये तो रुक गया यहाँ पर, ये भी टर्मिनेटिंग है, जबकि हमें पता है ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो ये वाला भी गलत आंसर है। तीसरा देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और रेकरिंग बोल रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि √2 है इर्रेशनल, और इर्रेशनल का जो है एक्सपेंशन क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। तो हमारा ऑप्शन डी मैच कर रहा है इसमें। अब अगला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। इन सब में से इर्रेशनल कौन है? तो इर्रेशनल की एक और पहचान होती है बच्चों। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि √2, √3 सभी इर्रेशनल होते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग अगर कोई डेसिमल है तो उसको भी हम इर्रेशनल बोलते हैं। इसके अलावा एक और पहचान है बच्चों, अगर कोई नंबर आपको ऐसा दिखता हो, p/q, p/q के जैसा दिखता हो। ऐसा मत समझिए कि बहुत सारे पहचान है, कैसे याद रखेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस 3 ही मैंने आपको बताया। एक बताया कि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर रूट के अंदर आ जाए तो वो इर्रेशनल होगा। दूसरा मैंने बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग या रिपीटिंग, इसको भी इर्रेशनल कहते हैं। और तीसरा जो मैं अभी बता रहा हूं, p/q का फॉर्म होना चाहिए, नंबर ऐसा दिखना चाहिए या फिर ऐसा लिखा जा सके, जिसे ऊपर और नीचे दोनों में क्या आना चाहिए? इंटीजर। p की जगह इंटीजर, q की जगह भी इंटीजर, ठीक है बच्चों। और साथ में q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, मैंने सिर्फ 3 पहचान बताई। आप ये मत सोचिए कि सर आपने तो बहुत सारे बता दिए, मैं कंफ्यूज हो गया, याद ही नहीं रख पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस ये 3 बताए हैं आपको। रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जैसे कि 2, 3, 5, ठीक है, उसको कहते हैं इर्रेशनल। 4 नहीं होना चाहिए, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरा मैंने बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल हो,
इसे भी हम इरेशनल कहते हैं। तीसरा बताया कि P बाई क्यू ये वाला जो है बच्चों ये रेशनल होता है, ये रेशनल होता है, ये दोनों इरेशनल होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, इरेशनल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने तो अलग अलग वैरायटीज बता दिया, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। अगर P बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हैं किसी नंबर को जिसमें ऊपर भी इंटीजर P की जगह और Q की जगह भी इंटीजर हो, साथ में Q 0 ना हो, तो ऐसे किसी नंबर को हम रेशनल कहते हैं बच्चों। अब चलिए इसमें से हम चेक कर लेते हैं अपना आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है √4 बाई √9, रूट पूरे के ऊपर लगा है तो इसको हम लिख सकते हैं √4 ऊपर √9 नीचे, अलग अलग रूट लिख सकते हैं बच्चों। तो 4 का रूट हो जाएगा 2 और 9 का रूट हो जाएगा 3। अब देखिए ये नंबर कैसा दिखता है, ये नंबर इसके जैसा दिखता है, और अगर ये नंबर इसके जैसा दिखता है बच्चों तो ये हो गया क्या, रेशनल। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो इरेशनल ढूंढना है, ये तो रेशनल हो गया, ये हमारा आंसर नहीं है। अगले में आते हैं, इसमें अलग अलग रूट लगा है, इसको एक रूट के अंदर अगर हम लिख लें तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 जा, तो रूट के अंदर 4 आ गया बच्चों। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसा कि 4 आ गया रूट के अंदर, इसकी वैल्यू होती है 2, और 2 का मतलब होता है 2 बाई 1, 1 तो छिपा होता है ना सभी नंबरों के नीचे, तो 2 का मतलब होता है 2 बाई 1। ये भी रेशनल के जैसा दिखता है, P बाई क्यू के जैसा दिखता है, तो ये भी रेशनल हो गया, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो इरेशनल ढूंढना है। अब तीसरा जो है हमारा चॉइस बच्चों, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर रूट के अंदर आ जाए तो उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर 7 है, राइट, 7 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसी को कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। 4 है परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है। आप ऐसे करके पहचान सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है, ये हमारा चॉइस, हमारा आंसर है। लास्ट वाले को भी अगर हम चेक करें बच्चों, रूट के अंदर 81 लिखा है, 81 किसी का स्क्वायर होता है क्या, हाँ बिल्कुल, 81 9 का स्क्वायर होता है बच्चों। इसका मतलब 81 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, राइट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, और इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है, लिखे ना लिखें, नहीं भी लिखेंगे तो 1 छिपा हुआ है वहां पर। तो जब 1 छिपा हुआ है तो ये P बाई क्यू के जैसा हो गया, ये रेशनल हो गया। इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ इरेशनल है, सॉरी रेशनल है, और बीच वाला ये जो ऑप्शन सी है ये इरेशनल है बच्चों, बाकी सभी रेशनल, ये एक इरेशनल है। हमने अपना आंसर चुन लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम अपना आंसर चुनेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इन सब में से इरेशनल कौन सा है। ठीक है बच्चों, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इसमें ऑप्शन वाइज। 0.14 है और 14 के ऊपर बार साइन लगा है, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि 0.1414141414 ये अनंत तक, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा बच्चों। तो आप देखिए किस टाइप का डेसिमल है ये, हमने 3 टाइप के डेसिमल डिस्कस किए थे ना। एक तो ये कभी खत्म नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा कभी, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा, इसमें एक रिपीटिंग पैटर्न दिख रहा है, क्या है रिपीटिंग पैटर्न, 1 4, ये बार बार रिपीट हो रहा है, 1 4 1 4 1 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया रेशनल। कैसा डेसिमल है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रेकरिंग है, ये रेकरिंग, रिपीट हो रहा है, तो ये रेशनल है बच्चों, ये हो गया रेशनल। दूसरा है हमारा 0.1416 और 16 के ऊपर बार साइन है। अगर हम इसको एक्सपैंड करके लिखें बिल्कुल इसकी तरह तो ये कैसा दिखेगा, 0.14 लिखिए सबसे पहले, और उसके बाद बार साइन लगा है 16 के ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि 1616 बार बार इसमें रिपीट होगा, 16 विल बी रिपीटिंग अगेन एंड अगेन बच्चों। ठीक है, इसमें रिपीटिंग पैटर्न है 16 16, तो ये भी सेम कैटेगरी में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, ये भी रेशनल हो गया बच्चों। ठीक है, ये भी रेशनल हो गया। हमें क्या ढूंढना है, हमें तो इरेशनल ढूंढना है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड चॉइस को देखें अगर हम, थर्ड चॉइस 0.1416, इसके ऊपर बार साइन लगा हुआ है, बार साइन का मतलब होता है बार बार, बार का मतलब बार बार। ठीक है बच्चों, बार का मतलब बार बार, तो 0 मीन्स 0.1416 1416 1416 1416 इस तरीके से ये
1416 का ये 4 डिजिट का जो एक पैटर्न है, ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग की कैटेगरी में आ गया, ये भी रेशनल हो गया। तो अब बच गया हमारे पास एक ही चॉइस। अगर इसको हम ध्यान से देखें बच्चों, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि ये कभी खत्म नहीं हो रहा, लेकिन साथ में नॉन रिकरिंग भी है। देखिए 4 के बाद 0, उसके बाद 1 आ गया, इसमें 1 तो रिपीट नहीं हुआ ना कहीं से, ये अपने आप आ गया, 1 हो गया, 4 के बाद डबल 0 आ गया, फिर से देखिए रिपीटिंग नहीं, यहाँ पे सिंगल 0 था 4 के बाद, यहाँ डबल 0 आ गया, मतलब रिपीट नहीं हो रहा, कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, कोई सेम नंबर नहीं है जो बार बार आता हो, कोई सेम नंबर जो बार बार आता हो उसको कहते हैं रिपीटिंग। तो ये हो गया नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, मतलब इरेशनल हो गया बच्चों। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, क्या कहता है ये, अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। बच्चों ये तो हम जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है और √3 भी एक इरेशनल नंबर होता है। अगर हम नंबर लाइन पर दिखाएं बच्चों इसे, तो सपोज कर लेते हैं √2 यहाँ पे है और √3 यहाँ है। √2 का डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों, आप बोलेंगे सर डेसिमल एक्सपेंशन तो हमें पढ़ाया नहीं गया, हम कैलकुलेटर तो और यूज करते नहीं, तो फिर हम कैसे करें। बच्चों देखिए मैं सजेशन दूंगा, कुछ कुछ वैल्यू तो आपको याद रखनी चाहिए बच्चों, जैसे कि मैंने याद रखा हुआ है, पूरा तो नहीं याद है, बट √2 का जो है 1.414 समथिंग होता है। ठीक है, आगे ये चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता, ये है इरेशनल नंबर, इरेशनल। √3 का डेसिमल एक्सपेंशन 1.732 समथिंग होता है बच्चों, डैश डैश डैश, ये भी इरेशनल नंबर होता है, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या ढूंढना है, एक रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में एक रेशनल। देखिए 1.4 से ज्यादा और 1.7 से कम, तो साफ साफ दिख रहा है कि 1.5 इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं आएगा, है ना, 1.4 से तो ज्यादा है और 1.7 से कम, इन दोनों के बीच आएगा, हमने ऑप्शन सी चुन लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ 1.999 डॉट 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 इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इसमें एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, इसका लॉन्ग मेथड भी होता है, बट क्योंकि हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो लॉन्ग मेथड करने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक समझिए। शॉर्ट ट्रिक इसका ये होता है बच्चों कि अगर पहले तो आप इसको बार साइन के साथ लिखिए, ऐसे रिपीट होता हुआ मत लिखिए, ठीक है। 1.9 क्या रिपीट हो रहा है इसमें, 9 रिपीट हो रहा है, तो 9 के ऊपर ऐसे बार साइन लगाइए, ठीक है बच्चों। बार साइन, ये शॉर्ट ट्रिक अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बार साइन के साथ लिखिए, ऐसे रिपीटिंग में मत लिखिए कि बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे वैसे करके मत लिखिए, बार साइन यूज करिए। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक इसका ये होता है बच्चों, आप यहां पर लिखेंगे 19, बार साइन हटाइए, डेसिमल हटाइए, तो बच गया 19। इसमें से माइनस करिए उन डिजिट्स को जिनके ऊपर बार साइन नहीं लगा। बार साइन किसके ऊपर नहीं लगा, 1 के ऊपर, तो 1 माइनस करिए इसमें। और इसके डिनोमिनेटर में बच्चों जितने डिजिट्स के ऊपर बार साइन लगा है उतनी बार 9 लिखिए, ठीक है बच्चों। एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार साइन लगा है, तो मैंने एक बार ही 9 लिख दिया। अब ये मत सोचिएगा कि यहां 9 था इसीलिए मैंने 9 लिखा, बिल्कुल भी नहीं। अगर वहां 3 के ऊपर बार लगा होता, मतलब अगर यहां 1 के साथ, एक्सक्यूज मी, देखिए अगर यहां पर 1.3 और 3 के ऊपर बार साइन होता बच्चों, तो भी मैं 9 लिखता एक ही बार। मतलब की बात ये कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार साइन है उतनी बार 9 लिखना है आपको, ठीक है बच्चों। अब ये यहां जरूरी नहीं है कि 9 ही लिखा हो, 3 होगा तब भी यही करेंगे हम। और क्या करना है, और आपको ये देखना है कि डेसिमल और बार साइन वाले डिजिट के बीच, डेसिमल और बार साइन वाले डिजिट के बीच कितने और डिजिट्स हैं जिन पर बार साइन नहीं है। अगर ऐसा है तो उतनी बार आपको यहां जीरोस डालना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं देख रहा हूं एक भी डिजिट नहीं है, तो मैं जीरोस डालूंगा ही नहीं इस पर। लेकिन अगर ये मान लीजिए ऐसा होता, लिखा होता 1.3 और यहां 9 के ऊपर बार लगा होता बच्चों, तो कैसे करते हैं हम। सबसे पहले हम यहां 139 लिखते, ऊपर माइनस किसको करते हैं हम, 13 को, जिसके ऊपर बार साइन नहीं है, 13 माइनस कर लेते। डिनोमिनेटर में
जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 लिखते हैं हम, ठीक है बच्चों। और जितने डिजिट्स डेसिमल और बार साइन वाले पहले डिजिट के बीच में है, बार साइन यहां पे है ना और डेसिमल यहां, इन दोनों के बीच में ऐसे कितने डिजिट्स हैं जिन पर बार साइन नहीं है, उतनी बार 0 डालना है। तो यहां एक डिजिट ऐसा है, एक बार 0 डालिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। ये कितना हो रहा है, ये 18/9 हो रहा है बच्चों, ये आपको मिलेगा 2। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2√3 प्लस √3, 2√3 प्लस √3 इज इक्वल टू, ये देखिए बिल्कुल अलजेब्रा की तरह है, आपने किया होगा। 2x और x को अगर ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 3x मिलता है बच्चों, राइट। बिल्कुल उसी की तरह 2√3 प्लस √3, √3 एक इरेशनल नंबर है, इस इरेशनल नंबर को बिल्कुल x की तरह ही हम ट्रीट करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि 2x लिखा है और प्लस x लिखा है, तो आंसर आपका आएगा 3x। तो x की जगह यहां √3 है, हम √3 लिख देंगे, x नहीं लिखेंगे। 3√3 इज द आंसर। तो ऑप्शन सी मैच कर गया बच्चों। अगला है 10√10 इंटू √15, √10 इंटू √15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या मिलेगा, हमें यही देखना है। इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल में समझाया था कि √2 को √3 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आपको मैंने बताया था कि रूट के अंदर 2 और 3 को एक साथ रख देते हैं। ठीक इसी तरीके से बच्चों, ठीक इसी तरीके से अगर मैं √10 और √15 को मल्टीप्लाई करूं तो मैं एक ही रूट के अंदर 10 और 15 दोनों को मल्टीप्लाई करके रखूंगा। मैं क्या मिलेगा मुझे, 150। ठीक है बच्चों। अब ये 150 जो है इसे मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए एक भी चॉइस √50 रूट के अंदर नहीं है, √150। ठीक है, कैसे करेंगे इसको हम, इससे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइज करना होगा। 150 का प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। पहले 2 से डिवाइड किया 75, अब 3 से डिवाइड करेंगे 25, अब 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 जा 25, देन अगेन बाय 5 वी गेट 5 1 जा 5। तो क्या देखा हमने बच्चों, हमने देखा 2 है एक बार, 3 है एक बार, लेकिन 5 का पेयर बन गया। 5 का पेयर बन जाने का क्या मतलब हुआ, √150 को हम टुकड़ों टुकड़ों में बांट चुके हैं। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू क्या, 5 का स्क्वायर। 5 2 बार है ना, तो स्क्वायर आ गया। और जिस डिजिट के ऊपर स्क्वायर आ गया बच्चों, वो रूट से फ्री हो जाता है, तो उसको आजादी मिल जाती है रूट से, मतलब वो रूट के बाहर आ जाता है। तो 5 आ जाएगा बाहर, उसका रूट भी साथ में चला जाएगा और स्क्वायर रूट भी साथ में, स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों साथ में चले जाएंगे, 5 बाहर आ जाएगा। और ये दोनों तो अभी भी उसके अंदर ही रहेंगे। तो 3 2 जा 6 वापस मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 5√6 इज द राइट आंसर। देखिए हमारा बी ऑप्शन मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है बच्चों 1/√7 - 2 लिखा है। ठीक है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। वो एक्सप्रेशन कौन सा होगा, वो एक्सप्रेशन होगा इसी का कंजुगेट। अब आप कहेंगे सर कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट पाने के लिए बच्चों ये देखिए एक है इरेशनल एक है रेशनल, दोनों नंबर है यहां पर, दोनों के बीच का जो साइन है यहां पर, दोनों के बीच का साइन उसका उल्टा कर देंगे, प्लस बना देंगे, तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा कंजुगेट। मतलब √7 + 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम नंबर होना चाहिए, जो ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नीचे करना चाहिए, अलग अलग नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये सेम टू सेम √7 + 2 ही रहेगा। लेकिन जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो a - b और a + b का फॉर्मूला, अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, a - b इंटू a + b क्या बन जाता है, a² - b²। तो a का स्क्वायर किया हमने, माइनस लगाया यहां पर, और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर किया। ठीक है बच्चों, अब हमारा न्यूमरेटर तो सेम रहेगा √7 + 2, और इसका जो डिनोमिनेटर होगा बच्चों √7 का स्क्वायर। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि रूट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के
दुश्मन होते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों इसका खत्म हो गया, 7 आ गया यहाँ पर हमारे पास, फिर बीच का माइनस साइन लिखा और 2 का स्क्वायर करने पर हमें मिलता है 4। अब देखिए क्या मिला, फाइनली हमें √7 + 2 न्यूमरेटर में और 3 मिला डिनोमिनेटर में। ऑप्शन सी मैच कर गया, डन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 1/√9 - √8। कैसे करेंगे इसे हम, √9 - √8 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, यही पूछा है इसमें। 1/√9 - √8। पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई कर ले बच्चों। देखिए 9 होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, √9 का मतलब होता है √3 स्क्वायर। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर साथ साथ आ जाए बच्चों तो वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ये 3 निकल जाएगा बाहर। उसी तरह से अब हम √8 का देखें, रूट में 8 है, सिंप्लीफाई करेंगे पहले। 8 का मतलब होता है बच्चों 2 × 4, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 × 2 = 8। अब देखिए जो जिसके ऊपर स्क्वायर आ गया उसका तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों खत्म हो जाएगा, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा रूट से, इसको मुक्ति मिल गई। और ये वाला 2 अभी भी रूट के अंदर है, तो 2√2 बनेगा ये। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 1/3 - 2√2। ठीक है बच्चों, अब हमें तो करना है इसके ऑप्शन को चूज करना है, राइट ऑप्शन कौन सा है। 1/3 - 2√2 है इसमें कहीं, नहीं है ना, नहीं है तो हम इसका रेशनलाइज करेंगे। देखते हैं रेशनलाइज करने के बाद ये मैच कर सकता है। और रेशनलाइज कैसे करना है आपको मैंने बताया था पिछले पेज में। इसका कंजुगेट लीजिए, ऊपर और नीचे डाल दीजिए मल्टीप्लाई में। 3 + 2√2 इसका कंजुगेट हो जाएगा, बीच का साइन बदल दिया मैंने, 3 + 2√2, 3 + 2√2, ऊपर भी नीचे भी। याद रखिए दोनों में सेम एक्सप्रेशन डालना है, ऊपर अगर 3 + 2√2 है तो नीचे भी वही होना चाहिए, अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे बच्चों तो 1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 3 + 2√2 ही मिलेगा हमें। लेकिन बच्चों जब हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में कैसा दिख रहा है, ये a - b और a + b के जैसा दिख रहा है। a - b ये वाला इनटू है, फिर a + b है, इनटू का मतलब मल्टीप्लाई। आपको पता होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो क्या बन जाएगा ये a² - b²। a का स्क्वायर करने का मतलब 3 का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन डाला, b का स्क्वायर करने मतलब 2√2 का स्क्वायर। न्यूमरेटर तो सेम रहेगा 3 + 2√2, डिनोमिनेटर 3 का स्क्वायर बच्चों 9 हो जाएगा, और माइनस के बाद 2√2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब हमें 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करना है। मैं स्क्वायर का मतलब यही होता है, 2 बार लिखिए और मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने पर बच्चों 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 होता है। फाइनली आपको 8 मिलेगा, तो 8 लिख दिया हमने। अब 9 - 8 तो 1 हो जाता है बच्चों। अब डिनोमिनेटर में 1 तो हम लिखते नहीं, तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ इसका न्यूमरेटर 3 + 2√2। 3 + 2√2 हमारा देखिए ऑप्शन डी मैच कर गया, डन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वी गेट डिनोमिनेटर एट। अच्छा, इसमें हमें सिर्फ डिनोमिनेटर का ही पता लगाना है, इसके न्यूमरेटर में क्या बनेगा वो हमें नहीं जानना, हमें सिर्फ इसका डिनोमिनेटर जानना है बच्चों। तो हमारे पास जो है वो 7/3√3 - 2√2। इसको रेशनलाइज करने के लिए इसका कंजुगेट, बीच का साइन उल्टा करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 3√3 + 2√2 ऊपर भी, और यही चीज नीचे भी आनी चाहिए। ये तीसरा एग्जाम्पल है हमारा इस टाइप का, हमने इससे पहले इस टाइप के 2 एग्जाम्पल कर लिए। अब देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, हमें वो जानना ही नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं हम यहीं पे, सिर्फ इसका डिनोमिनेटर देखते हैं, क्योंकि हमसे सिर्फ डिनोमिनेटर ही पूछा गया। तो बच्चों जब हम इन दोनों का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a - b और a + b के फॉर्मेट में ही है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3√3 का स्क्वायर, और फिर 2√2 का भी स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे। कैसे करते हैं स्क्वायर, अभी पिछले पेज मैंने आपको दिखाया था, फिर भी एक बार और देखिए। 3√3 का स्क्वायर करने का मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना, दोबारा लिखेंगे इसको और मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 3 × 3 = 9,
और √3 को √3 से करने पर एक और 3 मिलेगा, ये हो जाएगा 27। ये 27 हो गया बच्चों। और 2√2 का स्क्वायर अभी पिछले पेज में हमने किया था, क्या बन गया था ये 8, और माइनस करके हमें आएगा हमारे पास 19। ठीक है बच्चों, तो 19 ऑप्शन बी मैच कर गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू क्या होगी यही हमसे पूछा है। हमारा जो एक्सप्रेशन है √32 √48 डिवाइडेड बाई √8 प्लस √12। क्या करना चाहिए इसमें, सभी एक्सप्रेशन को, सभी अलग अलग जो इरेशनल नंबर्स दिख रहे हैं हमें, इन सबको हम सिंप्लीफाई करेंगे। √32, रूट के अंदर 32, आपको पता है 32 क्या होता है, किसके इक्वल, 16 2 जा, राइट। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 32 आता है, लेकिन मैं यहाँ 16 नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 का स्क्वायर होता है ये। अब आप सोचेंगे 16 लिखने में क्या परेशानी थी। बच्चों परेशानी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे तो अपना काम निकालने से मतलब है, इसलिए मैं स्क्वायर लिखूंगा ताकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो सके और ये क्या बन सके, 4 जब बाहर आ जाएगा रूट अंदर रह जाएगा, तो 4 √2, 2 अंदर रह गया, 4 बाहर आ गया। उसी तरह से 48 को देख लेते हैं, √48, ये होता है 16 3 जा, 16 को फिर से मैं 4 का स्क्वायर लिखूंगा, 16 3 जा 48 होता है बच्चों, और स्क्वायर की वजह से 4 तो बाहर आ जाएगा, रूट में 3 रह जाएगा, ठीक। √8 क्या होता है ये, 4 2 जा 8, 4 2 जा, 4 नहीं लिखूंगा मैं, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं स्क्वायर लिखूंगा तो वो बाहर आ सकता है। 2 आ गया बाहर और दूसरा 2 रह गया अंदर, 2√2 बन गया। √12 क्या होता है, 4 3 जा, 4 3 जा, लेकिन 4 नहीं लिखूंगा, 2 का स्क्वायर लिखूंगा, 2 आ गया बाहर, 3 रह गया अंदर, 2√3 बन गया। अब इन सब चीज को हम यहां पर यूज कर लेते हैं। √32 4√2 हो गया, √48 4√3 बन गया, √8 2√2, √12 2√3। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऊपर 4 कॉमन ले सकते हैं, बच गया हमारे पास √2 प्लस √3। डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले सकते हैं, बच गया हमारे पास √2 प्लस √3। अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट तो नीचे ऊपर दोनों में है, वन टाइम में कैंसिल हो गया, और 4/2, 2 जब 4 कैंसिल करके हमें फाइनली 2 मिला बच्चों। देखिए हमारा ऑप्शन बी सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ √2 इज इक्वल टू 1.4142। देखिए अब आपके मन में सवाल आएगा बच्चों कि सर आपने तो बताया था √2 इरेशनल होता है, और अगर इरेशनल होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है नहीं सर, तो क्या आपने गलत बताया था? नहीं बच्चों, मैंने गलत नहीं बताया था। ऐसा ये क्वेश्चन की मर्जी है कि हमें वो अप्रोक्सीमेट करके दे रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को छोड़ दो, सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू को यूज करो, वो भी सिर्फ 4 डिजिट तक। ठीक है, तो √2 की इसी वैल्यू को हम यूज करेंगे जैसा हमें क्वेश्चन बोल रहा है। अब इसको हम कैसे इवेल्युएट करें, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें? ऊपर लिखा है √2 - 1, नीचे लिखा है √2 + 1। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर रूट भी लगा है एक और बार। तो मैंने ये बड़ा सा रूट क्यों बनाया? क्योंकि मैं इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करने वाला हूं। √2 + 1 डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेना है मुझे, न्यूमरेटर का नहीं। ध्यान रखिएगा, रेशनलाइज जब करते हैं तो डिनोमिनेटर को करते हैं, और जिसे रेशनलाइज करेंगे उसी का कंजुगेट भी लेंगे। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर का कंजुगेट यानी कि √2 - 1 लेना पड़ेगा। ऊपर भी नीचे भी सेम टू सेम होना चाहिए इसमें। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ऊपर से ऊपर इन दोनों न्यूमरेटर्स को, √2 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक ही चीज 2 बार है तो आप स्क्वायर लिखेंगे इसके ऊपर। और नीचे ये कैसा दिख रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई करना है हमें,
ये दिख रहा है a प्लस बी और ये दिख रहा है a माइनस बी। a की जगह √2 है दोनों में, b की जगह 1 है, तो a का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिखेंगे, और बाहर वाला रूट तो अभी भी वैसे का वैसा है। अब जरा आप ध्यान से देखिए बच्चों, न्यूमरेटर में ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर भी और उसी ब्रैकेट के ऊपर रूट भी। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर अगर साथ साथ आ जाएं तो वो खत्म कर देते हैं एक दूसरे को, तो क्या बच जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट ही बच जाएगा ऊपर √2 - 1, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ √2 के लिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों है, तो ये कैंसिल होकर 2 मिलेगा हमें, और माइनस के बाद 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है बच्चों, 2 - 1 होता है 1। अब डिनोमिनेटर में आप चाहे 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं 1 नहीं लिखूंगा, अगर फर्क नहीं पड़ता तो मैं क्यों लिखूं, ठीक। अब √2 की जो वैल्यू क्वेश्चन ने हमें सजेस्ट किया मैं उसको यूज करूंगा 1.4142, इसमें से माइनस करूंगा 1। अब देखिए इसमें से 1 माइनस कर देंगे बच्चों तो 0.4142 मिलेगा। डेसिमल वाला पार्ट तो वैसे का वैसा रह गया, होल वाला पार्ट जो है 1 वो 1 में से माइनस होकर 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए कौन सा आंसर मैच करता है, 0.4142, ऑप्शन सी मैच करता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4th रूट ऑफ 3rd रूट ऑफ 2 स्क्वायर। इसमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, क्या कंसेप्ट है जो इसमें हम अप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाए बच्चों। देखिए इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर एक रूट बनाते हैं बच्चों, अगर आप एक ऐसे रूट बनाते हैं, अगर इस वी शेप में, ये जो वी शेप है यहां पर वी शेप, इसमें कुछ नहीं लिखा हो तो आप मानते हैं बाय डिफॉल्ट 2, यहां पे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 2 होता है, अगर कुछ भी ना दिखे तो समझना 2 लिखा है वहां पर, ओके। तो बच्चों अगर मैं इस रूट साइन के अंदर वी शेप में सपोज मैं यहां पे n लिख देता हूं, अगर कुछ ना लिखा हो तो ट्रू मानना है, लेकिन अगर कुछ लिखा हो तो फिर उसी को मानना है जो लिखा है। यहां n लिखा है और इस रूट साइन के अंदर यहां पर a⁻m लिखा है, तो इसे कैसे हैंडल करना है, देखिए बेस a का पावर m और पावर में जो m है उसका डिनोमिनेटर होगा n, पावर का डिनोमिनेटर ये वाला नंबर बन जाता है, ये जैसा लिखा है वैसा ही नोट करिए, लेकिन इसके पावर का डिनोमिनेटर ये बन जाएगा n, ठीक है, ये रूल होता है। अब इसी रूल को मैं अगर फॉलो करूं बच्चों तो मेरा जो क्वेश्चन है 4th रूट, सबसे पहले इस वी शेप में क्या लिखा है 4, उसके बाद इस वी शेप में एक और बार 3 लिखा है और इसके अंदर 2 का स्क्वायर लिखा है बच्चों, तो मैं एक एक करके 2 बार रूट साइन है, एक बार यहां दूसरी बार यहां, 2 बार रूट साइन है, दोनों को मैं अलग अलग हैंडल करूंगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला वाला जो है यहां पर, इसको मैं क्या करूंगा 2 के पावर में, देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर, मैंने बोला था कि एज इट इज नोट करना है इसको, जैसे यहां पर नोट किया a⁻m, वैसे 2 का पावर 2 नोट किया, और इसका पावर का डिनोमिनेटर कौन होगा, ये जो बाहर वी शेप में है 3, ठीक। तो पहला वाला रूट हमने ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया, पहला वाला रूट हो गया गायब, लेकिन ये दूसरा वाला रूट बच्चों अभी भी यहां पर है और इसमें वी शेप में अभी भी 4 लिखा हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे, जैसा ये अंदर लिखा है इसको वैसे का वैसा लिखिए बच्चों, 2 के पावर में 2/3 और इसका डिनोमिनेटर कौन बनेगा, ये 4, ठीक है बच्चों। अब ये सिंप्लीफाई करने की जरूरत है हमें, 2/3 ऊपर लिखा है, इसके डिनोमिनेटर में यहां 4 लिखा है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, मेन फ्रैक्शन हमारा ये है तो ऊपर वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 ऊपर नीचे 3 4 जा 12, ठीक है बच्चों। 2/12 मतलब 1/6, कैंसिल करके 1/6 आएगा, मतलब 2 के पावर में 1/6 आ गया, ये फाइनल हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम। देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है कोई, हाँ बिल्कुल सही, सी मैच कर रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस एंड दिस इक्वल्स व्हाट। तो पिछले पेज में जो हमने रूल डिस्कस किया था उसी रूल को फिर से हम अप्लाई करेंगे। क्या बताया था मैंने आपको कि रूट के अंदर a का पावर m लिखा है और यहाँ v शेप में n लिखा है, कैसे लिख करेंगे इसको हम,
a के पावर में m जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर n ये इसके पावर के डिनोमिनेटर में जाता है। ये रूल हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। तो पहला वाला जो है नंबर, उसमें 2 का पावर 1 है, वो कोई पावर नहीं है, मतलब 1 है, 2 के पावर में 1, और इसके पावर का डिनोमिनेटर ये 3 बन जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का साइन, अगले वाले में फिर से 2 है, पावर 1 छिपा है, 2 के पावर में 1, और इस पावर का डिनोमिनेटर इस बार 4 है। फिर मल्टीप्लाई का साइन, इस बार 32 है यहाँ, ठीक है। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए, 32 अपने आप में एक प्राइम नंबर तो है नहीं। 32 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 को आप जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आपको 32 मिलता है। तो 2 का पावर 5, यहां पर हम लिखेंगे 2 पावर 5। तो इस पावर का जो डिनोमिनेटर है वो 12 बनेगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करें? अब इसमें एक रूल होता है हमारे पास, a पावर m इंटू a पावर n। देखिए, अगर दोनों टर्म्स में अगर सेम बेस हो और हमें मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? बेस सेम होने पर पावर्स को ऐड कर देने का रूल होता है। बेस को सिंगल टाइम लिखते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। अगर यही रूल हम यहां पर लगा दें बच्चों, देखिए सबका बेस 2 है यहां पर, और मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम बेस को एक ही बार लिखेंगे और सबके पावर्स को ऐड कर देंगे। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, ठीक है बच्चों। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करके जो मिलता है वो 2 के पावर में रिजल्ट हो जाएगा। अगर हम अलग से ऐड कर लें इसको तो एलसीएम कितना बनेगा? 3 4 12 एलसीएम बनेगा 12। 3 4 जा 12 होता है, तो 4 1 जा 4 लिखेंगे सबसे पहले। फिर 4 3 जा 12 होता है, उस 3 को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा। फिर 12 1 जा 12 होता है, उस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करके 5 आएगा। तो देख लीजिए 4 + 3 7, 7 + 5 12, ये हो गया 12/12, मतलब 1 कैंसिल हो गया 1 टाइम में। तो बच्चों हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है 2⁻1। अब पावर में 1 तो लिखने का रूल है नहीं, तो सिर्फ 2 बन गया। ऑप्शन बी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ दिस। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? फिर से हम वही रूल लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी रूट लगा है और देखिए पावर भी है, तो पिछले वाले सिचुएशन की तरह हम इसको भी हैंडल करेंगे। 81 लिखा है, लेकिन 81 को अगर हम थोड़ा पावर के फॉर्म में लिख लें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। 81 क्या होता है? 3⁻4 होता है। क्यों? 3 × 3 × 3 × 3, 3 पावर 4 हो जाता है बच्चों। अब मैं इसकी जगह 3 का पावर 4 लिख लूंगा, और 3 के पावर 4 के पावर में एक और -2 पावर है यहाँ पहले से ही, और इसके ऊपर रूट लगा है, वी शेप के अंदर 4 लिखा है यहाँ। अब देखिए ये चीज है, कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले तो आप इस रूल को फॉलो करिए, a के पावर में m और पूरे का पावर एक और बार लिखा हो तो डबल पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, तो a के पावर में mn आ जाता है मल्टीप्लाई होकर। ठीक वैसे ही यहाँ दोनों देखिए पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 के पावर में क्या हो जाएगा? ये 4 2 जा 8, माइनस में 3 के पावर में -8 है, और रूट में वी शेप में 4 लिखा है। अब हम जो पहला वाला रूल था हमारा कि a पावर m अंडर स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पे n लिखा है वी शेप में, तो इसको लिखते हैं a पावर m/n। तो यही रूल हम यहाँ भी लगाएंगे बच्चों। 3 के पावर में क्या है? 3 के पावर में -8 तो पहले से है, और पावर का जो डिनोमिनेटर होगा वो ये 4 होगा। अब आप इसको कैंसिल करिए, 4 2 जा 8 होता है, मतलब आपको मिला 3 के पावर में क्या? -2। 3 के पावर में -2। अब ये माइनस अलग और 2 अलग, कैसे? देखिए माइनस को हटाने के लिए हमारे पास एक रूल होता है। अगर a का पावर -1 लिखा है बच्चों, या -m लिखा है सपोज, तो रूल ये कहता है कि आप इसको डिनोमिनेटर में लिख लीजिए और पावर प्लस हो जाता है। तो मैं इसका अगर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूं तो पावर प्लस हो जाएगा, मतलब 1 कितना? 3² दैट इज 9, 1/9। देखिए कोई भी ऑप्शन मैच कर जाए हमारा, 1/9 मैच कर रहा है यहाँ से। अगर 1/9 मैच ना कर रहा हो और यही लिखा हो चॉइस में तो हम ये भी चुन सकते हैं। फिलहाल मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ दिस इज। इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रूल डिस्कस किया था बच्चों, a पावर m को अगर हम a पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा।
देखिए दोनों में अगर सेम बेस हो और आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो पावर्स को ऐड करके लिखते हैं और बेस को सिर्फ एक बार लिखते हैं, पावर्स ऐड हो जाते हैं। इसी रूल को बच्चों अगर हम फॉलो करें यहां तो 256 के पावर में, देखिए दोनों में सेम बेस है, 256 यहां भी और यहां भी, दोनों का पावर्स हम ऐड कर देंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 0.16 और 0.09 ऐड हो जाएंगे दोनों। अगर आप ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 256 के पावर में 0.25। ठीक है बच्चों, और आप ध्यान से देखेंगे 256 का अगर प्राइम फैक्टराइज करें हम 256 तो आप पाएंगे कि ये 4 के पावर में 4 बनेगा, 4 के पावर में 4। ठीक है बच्चों, और 0.25 क्या बनेगा, 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100, डबल डिजिट डेसिमल के लिए 00, और ये फिर कैंसिल हो जाएगा, 25 1 जा 25 4 जा, मतलब हमें मिला 1/4। तो देखिए बेस और पावर दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया। 256 जो बेस है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 4 का पावर 4, और इसके पावर में 0.25, इसको हम क्या लिखेंगे 1/4। अब ये कैसा दिखता है, पावर का पावर डबल पावर, दोनों पावर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया, 4 के पावर में आपके पास क्या आया 1 × 1 दैट इज 1। अब 1 तो हम लिखते नहीं है, बस हो गया हमारा आंसर 4 आ गया। देखिए कोई मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, डन। उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, इनमें से कौन एक्स के इक्वल है। तो बच्चों हमें सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। पहला वाला जो एक्सप्रेशन है इसे हम और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, दोनों का बेस सेम है और बीच में माइनस का साइन है। अगर बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता उसके लिए तो रूल होता है हमारे पास, माइनस है इसके लिए कोई रूल नहीं है, इसको और आगे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे बेस में क्या लिखा है x का पावर 4, तो इसका एक और पावर है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं बच्चों तो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 4 और 1/3 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है 4/3, राइट बच्चों। तो x के पावर में 4/3 आ गया, फिर रूट के अंदर v शेप में 12 लिखा है। अब आप क्या करेंगे, x के पावर में 4/3 तो है ही, उसका एक और डिनोमिनेटर 12 आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, इसमें ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे एक और नंबर है, तो ऊपर का जो डिनोमिनेटर है 3 यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x के पावर में ऊपर 4 बचेगा और ये 3 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 12 3 जा 36, कैंसिल करेंगे 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो x के पावर में 1/9 मिला। ये x तो हुआ नहीं, बोला कि x के इक्वल कौन सा है, ये तो x नहीं है, ये x का पावर 1/9, x का मतलब होता है कि x के पावर में 1 होना चाहिए। ठीक है, ये सही आंसर नहीं है, ये भी नहीं है सही आंसर, क्योंकि इसको तो सिंप्लीफाई ही नहीं कर सकते। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए x के पावर में 3 लिखा है बच्चों, और रूट का साइन है इसके ऊपर, उसमें v शेप में कुछ भी नहीं लिखा। कुछ भी नहीं लिखा का क्या मतलब, मैंने आपको बताया था 2 छिपा होता है, कुछ भी नहीं का मतलब। तो यहाँ x के पावर में 3 है और इस पावर का डिनोमिनेटर क्या बनेगा, वही छिपा हुआ 2, और इसके ऊपर एक और पावर 2/3 भी लिखा है ब्रैकेट डालकर, मतलब पावर का पावर, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे बच्चों मल्टीप्लाई। तो x के पावर में आप लिखेंगे 3/2 और मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से। अब देखिए 3/2 2/3 अपोजिट है एक दूसरे के, रेसिप्रोकल, तो 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 भी कैंसिल हो गया, तो x के पावर में 1 × 1 दैट इज 1, 1 छिपा रहता है, आ गया x। तो यही वो सही आंसर है, बोला कि कौन सा x के इक्वल है, यही वाला x के इक्वल है बच्चों, ये हो गया सही आंसर। ठीक है, बस सभी क्वेश्चंस हमने कर लिए बच्चों। उम्मीद है कि जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है आप समझ गए होंगे। अगर आपको लगे कि इसमें से कोई एक्सप्लेनेशन आप नहीं समझ पा रहे किसी भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर के साथ आप कमेंट में लिखिए कि कौन सा क्वेश्चन नंबर ऐसा था जिसके एक्सप्लेनेशन को आप नहीं समझ पाए, और कौन सा स्टेप था, कोई रीजनिंग जो आपको नहीं समझ आया। कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उस पर रिप्लाई करूंगा आप। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद,